वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा सोच समझकर उपयोग में लाई गई मनी की सप्लाई में कमी या वृद्धि लाने की शक्ति है। भारत में यदि हम देखें तो मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का मीनिंग एक ऐसी आर्थिक नीति से लिया जाता है जिसके द्वारा वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व के लिए मुद्रा व साख की पूर्ति का नियमन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ये क्या है? सेंट्रल बैंक है। ये देश का मौद्रिक अधिकारी होता है। केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य क्रेडिट कंट्रोल या साख का नियंत्रण करना है। केंद्रीय बैंक के द्वारा इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए विस्तारकारी मौद्रिक नीति और संकुचनकारी मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। देश का जो केंद्रीय बैंक है वो हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का कार्य करता है कि ऐसी सिचुएशन जब हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो उस तरह की पॉलिसीज़ को काम में लेते हैं, और मनी सप्लाई को कम करना है तो केंद्रीय बैंक उस तरह के क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स को अपनाता है। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण या क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्रेडिट कंट्रोल के लिए बहुत सारे जो मेथड्स हैं उनके माध्यम से कार्य करता है। जो क्रेडिट कंट्रोल के मेथड हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स यानी मात्रात्मक साख नियंत्रण के उपाय, और क्वालिटेटिव मेजर्स गुणात्मक या प्रत्यक्ष साख नियंत्रण के उपाय। मात्रात्मक साख नियंत्रण में हम 6 मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट है बैंक रेट, सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, थर्ड है नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो या CRR, फोर्थ है वैधानिक तरलता अनुपात SLR, फिफ्थ है रेपो रेट, और लास्ट है रिवर्स रेपो रेट। गुणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत हम जो मेजर्स देखेंगे वो निम्नलिखित हैं। पहला है चयनित साख नियंत्रण सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेकंड है राशनिंग ऑफ क्रेडिट साख की राशनिंग, थर्ड है उधार की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन चेंज इन मार्जिनल नीड्स ऑफ लोन्स, नेक्स्ट है प्रचार या पब्लिसिटी, अगला है प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन, और लास्ट है मोरल सुआसियन नैतिक प्रभाव। सबसे पहले हम मौद्रिक नीति के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें पहला हम देख रहे हैं जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं या मात्रात्मक या परिमाणात्मक साख नियंत्रण के उपकरण। इन मेजर्स को हम इनडायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स या अप्रत्यक्ष साख नियंत्रण के उपाय भी कहते हैं। इकोनॉमी के यदि हमें पूरी इकोनॉमी में जो क्रेडिट कंट्रोल एक साथ करना है तो वहाँ इन मेजर्स का उपयोग लिया जाता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से साख का नियंत्रण करना हो या फैलाव करना हो तो उसके लिए जो उठाए गए कदम होते हैं उन्हीं को परिमाणात्मक साख नियंत्रण कहा जाता है। कहने का मीनिंग है कि ये वे उपाय हैं जो इकोनॉमी में टोटल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाते हैं। पूरी इकोनॉमी में हमें एक साथ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तब हम क्वांटिटी मेजर्स का उपयोग करते हैं। क्वांटिटी मेजर्स जो मात्रात्मक साख नियंत्रण के उपाय हैं उसमें फर्स्ट है बैंक रेट, बैंक दर। बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर होती है जिस पर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने सदस्य बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। यानी जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक अपने जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। बैंक दर का अगर हम दूसरा मीनिंग देखें तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को लोन प्रोवाइड करवाता है और उनके जो प्रथम श्रेणी के बिल हैं उनकी पुनर्कटौती या
रीडिस्काउंटिंग करता है, उस रेट को हम बैंक दर कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, पुनर्कटौती या डिस्काउंटिंग रेट जो होती है वो क्या होती है। डिस्काउंटिंग रेट है कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले किसी सिक्योरिटी को भुनाना ही रीडिस्काउंटिंग कहलाती है। जैसे हम यदि एग्जांपल के लिए देखें तो एक व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति से कोई सामान खरीदा है और वो दूसरे व्यक्ति को भुगतान कैश में ना करके जो एक्सचेंज बिल या जो विनिमय पत्र है उसमें लिख देता है कि इस मैच्योरिटी पीरियड पे इतना पैसा आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जो प्रतिभूति का धारक है उसको उस मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही मनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस एक्सचेंज बिल को या विनिमय पत्र को लेके बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनके पास जाता है। वो बैंक क्या करते हैं, उनको उस बिल के ऊपर जो अंकित मूल्य है उससे कम मूल्य चुकाकर इसे खरीद लेते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस जो हैं उनको काट के जितनी वैल्यू उस बिल के ऊपर लिखी है उससे कम मूल्य के ऊपर उस बिल को बैंक खरीद लेता है और बदले में उसको मुद्रा उपलब्ध करवा देता है। और जब इस बिल की मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि आ जाती है तब बैंक इस सिक्योरिटी को इशू करने वाला जो व्यक्ति है या संस्था है उससे इस बिल की पूरी राशि जो होती है वो वसूल कर लेता है। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। जो कुछ कंट्रीज़ में बैंक रेट है इसको कटौती दर भी कहा जाता है। बैंक रेट में हम परिवर्तन करके इकोनॉमी में जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको हम कर सकते हैं। जैसे यदि सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देता है तो इससे कॉमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक से जो मिलने वाला लोन है वो महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होने की वजह से कॉमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को भी अब महंगा लोन देंगे, जिससे लोन जो है वो कम मात्रा में लिया जाएगा और इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर सेंट्रल बैंक जो होता है वो इकोनॉमी में क्रेडिट को बढ़ाना चाहता है, यानी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देता है। और बैंक रेट को कम करने से साख की जो मात्रा होती है वो इकोनॉमी में बढ़ जाती है। बैंक रेट के अन्य इफेक्ट्स भी यदि हम देखें तो बैंक दर या बैंक रेट बढ़ने से क्या होगा कि जो कैपिटल है उस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो फॉरेन करेंसी होती है उसका आवागमन भी हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाता है। तो ये बैंक रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। सेकंड मेजर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाज़ार की क्रियाएं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो होता है जहाँ सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में बेचता और ख़रीदता है। अब जैसे यदि हम देखें सेंट्रल बैंक ये देख रहा है कि कॉमर्शियल बैंकों के पास में कैश रिजर्व ज़्यादा हैं, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे अपने ग्राहकों को, इकोनॉमी में मनी बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन की जो कंडीशन है वो आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल बैंक जो होता है वो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेचेगा और इनको कॉमर्शियल बैंक खरीदते हैं। कॉमर्शियल बैंक खरीद के इसके बदले में वो सेंट्रल बैंक को पे करते हैं, तो कॉमर्शियल बैंकों का जो कैश रिजर्व होता है वो कम होकर सेंट्रल बैंक के पास पहुंच जाता है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की जो कंडीशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर इकोनॉमी में क्रेडिट को बढ़ाना है या मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अब खरीदता है और बदले में पे करता है कॉमर्शियल बैंकों को, जिससे कॉमर्शियल बैंकों के पास में जो कैश रिजर्व हैं वो बढ़ जाते हैं और इकोनॉमी में जो क्रेडिट है उसका विस्तार हो जाता है। थर्ड मेजर है नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, इसे CRR कहते हैं। CRR क्या होता है कि सभी जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं उनको अपने टोटल रिजर्व का एक निश्चित प्रतिशत भाग आवश्यक रूप से RBI के पास में रखना पड़ता है, इसे ही CRR कहते हैं। यह जो मेथड है वो क्रेडिट कंट्रोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। देश में यदि क्रेडिट की मात्रा को कम करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक CRR को बढ़ा देता है। CRR बढ़ाने से जो कॉमर्शियल बैंक या जो सदस्य बैंक हैं उनको
अधिक कैश रिजर्व जो होते हैं वो रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ेंगे, जिससे इन बैंकों के पास में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी और ये क्रेडिट क्रिएशन कम करेंगे। और क्रेडिट क्रिएशन कम होने की वजह से इकोनॉमी में साख की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर इकोनॉमी में क्रेडिट को बढ़ावा देना है तो आरबीआई सीआरआर को कम कर देता है, जिससे कॉमर्शियल बैंकों के पास में कैश रिजर्व ज़्यादा बचते हैं और आरबीआई के पास में कम परसेंटेज जमा कराना पड़ता है। तो इस तरीके से इकोनॉमी में क्रेडिट का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है कि सेंट्रल बैंक के निर्देशानुसार सभी व्यापारिक बैंकों को अपने टोटल दायित्वों का या टोटल डिपॉजिट्स का एक निश्चित भाग लिक्विडिटी या तरल रूप में कैसे रख सकते हैं, या तो उसको कैश रूप में या सिक्योरिटीज़ के रूप में बैंक को स्वयं अपने पास रखना पड़ता है। इसे हम एसएलआर कहते हैं। जब सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में साख को कंट्रोल करना होता है तो सेंट्रल बैंक एसएलआर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको अपने कैश रिजर्व जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में रखने पड़ते हैं और कॉमर्शियल बैंकों की जो साख सृजन की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि इकोनॉमी में साख का विस्तार करना है तो सेंट्रल बैंक एसएलआर की रेट को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वांटिटी मेजर हमारा है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर सेंट्रल बैंक अपने सदस्य बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। बैंक रेट में तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, और रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं। उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। और इसके अंतर्गत केवल 1 वर्ष तक के लिए जो दिए जाने वाले लोन हैं उनको शामिल किया जाता है। अगर सेंट्रल बैंक ये देखता है कि इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो वो क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ाने से कॉमर्शियल बैंकों के लिए जो अल्पकालीन जो उधार ले रहा है उसकी रेट बढ़ जाएगी, यानी इनको ज़्यादा ब्याज जो है वो सेंट्रल बैंक को चुकाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में कॉमर्शियल बैंकों की जो साख निर्माण की शक्ति है वो कम हो जाती है। सेंट्रल बैंक अगर इकोनॉमी में साख का विस्तार करना चाहता है तो वो रेपो रेट की जो दर होती है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट हमारा मेजर है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर सदस्य बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जो उनका धन है उसके ऊपर ब्याज मिलता है। कहने का मीनिंग है कि कॉमर्शियल बैंकों के पास में कुछ एक्सेस रिजर्व बच जाते हैं तो उन रिजर्व को वो ले जाके सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक में जमा करा देते हैं। तो जितना भी रिजर्व या रकम कॉमर्शियल बैंकों ने आरबीआई में जमा करवाई उस पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। तो आरबीआई जिस दर से ब्याज देता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट से क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंकों को मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक ये देखते हैं कि इकोनॉमी में साख का विस्तार करना है, साख का विस्तार करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। इससे कॉमर्शियल बैंक जो भी रकम सेंट्रल बैंक में जमा कराएंगे उसके ऊपर उनको अधिक ब्याज मिलेगा। तो कॉमर्शियल बैंकों के पास में जो रिजर्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है कॉमर्शियल बैंकों की वो भी अधिक बढ़ जाती है। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से साख का विस्तार होता है क्योंकि कॉमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक से अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ये तो हमने पढ़े हैं अभी क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब मॉनेटरी पॉलिसी के हम पढ़ेंगे जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या टूल्स कौन से हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये वे उपाय होते हैं, हमने क्वांटिटी में क्या देखा था, पूरी इकोनॉमी में एक साथ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो तब क्वांटिटेटिव मेजर्स को अपनाया जाता है। क्वालिटेटिव मेजर्स किसी इकोनॉमी में किसी स्पेशल सेक्टर को प्रभावित करना है तो उसके लिए जो मेजर्स अपनाए जाते हैं उन्हें गुणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। यानी ये वे उपाय हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से अपनाए जाते हैं, इन्हें गुणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। ये उपाय तब अपनाए जाते हैं जब इकोनॉमी में किसी एक या कुछ ही क्षेत्रों को प्रभावित करना हो,
देश में जो क्रेडिट दी जा रही है वो उत्पादक और अनुत्पादक आवश्यकताओं में अंतर करना हो, उनके अनुसार क्रेडिट देना हो, इकोनॉमी में एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करना हो और इम्पोर्ट को हतोत्साहित करना हो। इन परिस्थितियों में क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है उनका उपयोग किया जाता है। गुणात्मक साख नियंत्रण की प्रमुख विधियां निम्न हैं। सबसे फर्स्ट है चयनित साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नाम से ही हमें चल रहा है सेलेक्टिव। इसका मीनिंग क्या है कि सेंट्रल बैंक कुछ क्षेत्रों में तो क्या मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है और कुछ क्षेत्रों में साख का संकुचन करना चाहता है। यानी केंद्रीय बैंक इसके लिए कुछ क्षेत्रों में तो उदार साख नीति अपनाता है और कुछ क्षेत्रों में कठोर साख नीति अपनाता है। तो ऐसी अलग अलग व्यवस्था ही चयनात्मक साख नियंत्रण कहलाती है। क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सेकंड हमारा मेजर है साख की राशनिंग, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। साख की राशनिंग से मीनिंग है कि विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख या क्रेडिट का कोटा फिक्स कर देना। कोटा फिक्स करने से क्या होगा कि व्यापारिक बैंक जो अलग अलग इंडस्ट्री या व्यवसाय के लिए जो लोन दे रहे हैं उनका कोटा फिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, चेंज इन मार्जिनल नीड्स ऑफ लोन। देखो मार्जिनल नीड्स या सीमांत आवश्यकताएं क्या होती हैं। इसमें जैसे हम एग्जाम्पल से देखें कि अगर किसी व्यक्ति को बैंक से लोन चाहिए तो उसके बदले में वो क्या होता है सिक्योरिटीज़ लेके जाता है, जमानत जो होती है वो लेके जाता है। तो बैंक उस जमानत का जो मूल्य होता है उससे कुछ कम मूल्य का ही उस व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करवाता है। तो जितनी कम राशि का लोन प्रोवाइड करवाया उसे ही हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। यानी सीमांत आवश्यकता बैंक जमानत के रूप में रखे गए माल की जो वर्तमान कीमत है उससे कुछ कम राशि का लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो जितनी कम राशि का लोन दिया जाता है उसे ही सीमांत आवश्यकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति को बैंक से अगर उधार लेना, मान लीजिए वो 100 रुपये की ज़मानत देता है, तो बैंक क्या करेगा 100 रुपये के बराबर उसको लोन नहीं देगा बल्कि इससे कुछ कम, मान लीजिए 80 रुपये का ही लोन देता है। तो कितना कम दिया, 100 रुपये की ज़मानत थी, 80 रुपये का लोन प्रोवाइड कराया, तो 20 के बराबर कम लोन प्रोवाइड कराया। तो ये जो 20% है वही क्या है सीमांत आवश्यकता या मार्जिनल नीड्स है। जब सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना है या साख का संकुचन करना हो तो सेंट्रल बैंक सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देगा। इसकी वजह से लोग कम उधार लेंगे। सीमांत आवश्यकता को बढ़ाने का मीनिंग है, मान लीजिए पहले 20% थी अब 30% हो गई। 30% का मीनिंग क्या है कि अब व्यक्ति अगर 100 रुपये की ज़मानत देगा तो उसे केवल 70 रुपये का ही लोन मिलेगा। तो बाकी ये जो बचा हुआ 30% है ये क्या हो जाएगी सीमांत आवश्यकता। तो सीमांत आवश्यकता के बढ़ाने से जो उधार है वो कम लिया जाता है और इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है, यानी साख का संकुचन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो मेजर्स है वो है प्रचार या पब्लिसिटी। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल के लिए विज्ञापन तथा प्रचार का भी सहारा लेता है। केंद्रीय बैंक नियमित रूप से देश में क्या करता है, मुद्रा बाजार की स्थिति है, बैंकिंग और साख संबंधी समस्याएं, उद्योग है, व्यापार है, व्यवसाय, विदेशी व्यापार आदि के संबंध में डेटा जो है उनको कलेक्ट करके उनका जो डिटेल है उनको पब्लिश करवाता है। इसके साथ ही देश का जो सेंट्रल बैंक है उसके अधिकारीगण पत्रकार सम्मेलन करते हैं, बैंकों की विचार गोष्ठियाँ होती हैं आदि में बैंक की मुद्रा और साख नीति के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। तो आधुनिक समय में जो प्रचार की विधि है इससे अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वालिटेटिव मेजर है प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण संबंधी किए गए उपायों के लिए दिए गए निर्देशों का ठीक ढंग से पालन नहीं करने वाले जो बैंक हैं उनके खिलाफ प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई भी कर सकता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई में हम देखें तो सेंट्रल बैंक कई तरह के उपायों को अपना सकता है, जैसे बैंकों को जो पुनर्कटौती की सुविधा है उसको बंद कर देना,
बैंक को लोन देने से मना कर देना, बैंकों के ऊपर मौद्रिक दंड लगा देना और पुनर्कटौती की जो शर्तें हैं उनमें परिवर्तन कर देना। तो इन उपायों के द्वारा सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। और जनरली हम देखें तो सेंट्रल बैंक प्रत्यक्ष कार्रवाई करने से पहले जो संबंधित बैंक हैं उनको नोटिस या चेतावनी देता है। लास्ट हमारा क्रेडिट कंट्रोल का जो मेजर है वो है नैतिक प्रभाव, मोरल सुआसियन। कभी कभी सेंट्रल बैंक सदस्य बैंकों को सलाह देकर और उनके ऊपर नैतिक दबाव डालकर उन्हें अपनी साख नीति का स्वेच्छापूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित करता है। और सामान्यतः बैंक जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक के द्वारा साख का विस्तार और संकुचन करने की जो सलाह है उसको मान लेते हैं। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स या साख नियंत्रण की विभिन्न विधियाँ। थैंक यू।